आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी संकट में नजर आ रही है। वैसे तो हर प्रदेश में इंडिया अलायंस के अंदर कहीं ना कहीं टेंशन ही दिखाई पड़ती है। टेंशन भी ऐसी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब चुनाव में ज्यादा दिन भी नहीं रह गए और ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने जीत के चक्कर में पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में लगातार जिस तरीके से इंडिया अलायंस के अंदर टेंशन दिखाई पड़ रही है, टेंशन भी ऐसी जो खत्म ही नहीं हो रहा। अब चुनाव में ज्यादा दिन तो नहीं बच गए, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जो इंडिया अलायंस है उनको कई झटकों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी ने बड़ा झटका दिया। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। घोषित सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी, लेकिन इन पर उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इन सीटों में सांगली, मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट है। उद्धव ठाकरे यूबीटी ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा की। कांग्रेस इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी। शिवसेना के एक तरफा 17 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में नाराजगी के सुर उठने लगे। इधर टिकट के ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी नाराज दिखाई पड़े। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का आश्वासन दिया था। अब उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया है। तो वहीं अमोल कीर्तिकर जिन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा था, वहीं मुंबई साउथ सेंट्रल सांगली सीटों पर भी कांग्रेस ने नेता को टिकट मिलने पर उम्मीद जताया जा रहा था। तो उनकी उम्मीदों पर भी शिवसेना यूबीटी ने पानी फेर दिया। इससे लोकसभा चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि महागठबंधन पर महासंकट, फिलहाल महासंकट के बादल मंडरा रहे। और वैसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि लोकसभा चुनाव जहाँ पर नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो दूसरे दल थे वो आकर अलायंस में आते हैं, एक साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक जिस तरीके से सियासी घमासान एक ही अलायंस के भीतर है, वो भी चुनाव के पहले, वो भी सीटों को लेकर के, इससे कई सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य दलों के साथ शीट शेयरिंग पर क्या बातचीत नहीं हुई थी? क्या कुर्सी का खेला इंडिया अलायंस को ले डूबेगा? इस तरह से मनमुटाव की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उद्धव गुट ने जिस तरह से 17 सीटों को आगे किया है वो बहुत बड़ा फैसला था। संजय निरुपम जो कि बड़े खास मांगे जाते हैं राहुल गांधी के, वो नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं आलाकमान फैसला लेगा। ऐसे में आगे होगा क्या? हमारी नजर इस खबर पर है, इसी पर चर्चा हम करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी 400 पार के नारे के साथ एनडीए अलायंस से मुकाबला करने को तैयार है? इस स्थिति में फिलहाल जब इंडिया गठबंधन के पास सीट शेयरिंग को लेकर के इतनी ज्यादा बहस है, मनमुटाव है, कलह है, एक साथ नहीं होने के कारण क्या 400 पार का नारा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया था, क्या वो भी पार कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल। इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां? 5 साल घर पे बैठेंगे? कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा।
आज जिस प्रकार उन्होंने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने पीछे दरवाजे से कहीं बीजेपी की मदद करने का फैसला तो नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करने का फैसला तो नहीं लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह राज्य की जनता उनके ऊपर खड़ा कर रही है। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वोटों का विभाजन हो रहा है? क्यों हम कमजोर हो रहे हैं? हम तो शुरू से चाह रहे थे कि आप हमारे साथ आए। हम बाबा साहब आंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, आप उनके परिवार से आते हैं, आप कैसे परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं? सारे 17 लोग विजयी होंगे। हमारी जो जीत होगी विशाल होगी। चुनाव चिन्ह मशाल है और महाविकास अघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है और वो संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल विजयी होंगे क्योंकि साउथ सेंट्रल हमारी एक सीट है, विनिंग सीट है और अनिल देसाई जी का जो कार्यभार रहा है राज्यसभा में, वो जनता परिचित है उनसे। उनका जो इमेज है वो एक पॉजिटिव इमेज है, तो जनता उनको चुनकर भेजेगी। तो छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी, तमाम बातें जो पॉलिटिकल गलियारों में जो बाइटें आई हैं वो भी हमने आपको सुनवाई। लेकिन इस डिबेट में हमारे साथ भाग लेंगी रोचिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी से, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना से, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ही विश्वेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना। आपने संजय निरुपम उनकी बातों को सुना होगा, हमने सुनवाया था। वो कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती करके किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, और जोर जबरदस्ती भी ऐसी कि 17 के 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, कोई राय मशवरा नहीं किया गया। और साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं वही करूंगा जो आलाकमान करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस में पार्टी है 17 सीटों पर। अगर उद्धव ठाकरे बिना राय मशवरा के, बातचीत किए बिना कौन सी सीट पर कौन से जो कैंडिडेट है उनको सीट दिया जाएगा, कौन सी पार्टी से वो कैंडिडेट लड़ेगा, ये जब अभी तक तय नहीं है, चुनाव सर पर है, तो कैसे आप मानते हैं कि इंडिया अलायंस आगे जाकर के 400 पार का आंकड़ा पार करेगी? संजय द्विवेदी जी। प्रीति जी, मैं दो बातें कहूंगा आपसे। एक तो पहले ये बात कहूंगा, माने संजय निरुपम जी हमारे बड़े भाई, और जो अलायंस किया जाता है, अलायंस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, शिवसेना कांग्रेस और अन्य शरद पवार के द्वारा एक अलायंस किया जाता है। ठीक है, किसी भी नेता को कोई दिक्कत है तो पार्टी से बात करेगा, उसका सोल्यूशन कोई ना कोई निकाला जाएगा, निश्चित बात है। हमारा अलायंस बिल्कुल मजबूत है, मजबूती से हम लड़ेंगे, महाविकास अघाड़ी मजबूती से लड़ेगी, इंडिया निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, ये आप देख लीजिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में है, उन्होंने पहले शिवसेना तोड़ी, इसके बाद उन्होंने एनसीपी तोड़ी और फिर उनके लोग और भी हैं। अभी तक मुझे बता दीजिए, शिवसेना जो चुनाव द्वारा नाम दिया गया संजय जी को, उसमें 24 सीटें क्या कह रही भारतीय जनता पार्टी? हमको पिछले चुनाव में 22 सीटें दी गई थी। माननीय उद्धव ठाकरे की कार्यकलापों को देखते हुए, उनकी कार्यशीलता देखते हुए, उनके वोटरों के प्रति सुझाव देते हुए, क्या सिंधिया जी को 22 सीटें मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है? वहां भी ये खबर हमको जो सुनने को मिली है कि तो आप बताएंगे साहब, जो एनसीपी और शिवसेना चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के। अरे तो सवाल तो ये भी है ना कि संजय निरुपम जिस सीट से संजय निरुपम, माने सुनिए प्रीति जी, 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। जो बीजेपी ने गड्ढे खोदे महाराष्ट्र में अपने फायदे के लिए, कूड़ा लगाकर जो सरकार बनाया, आज वही सरकार से कैसी बातचीत चल रही? हमने सुना 5 सीटें सिर्फ दे रही थी, जबकि 24 सीटें शिवसेना देना चाहिए था, एनसीपी को देना चाहिए था, 3 साढ़े और उनको देना चाहिए था। टोटल 48 सीटें हैं, 10-15 सीटों में बीजेपी होना चाहिए था, लेकिन वहां यह निकल गया बीजेपी के सबसे। लेकिन संजय निरुपम जिस सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, आपको मैंने मौका दिया, अब सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ संजय निरुपम जिस सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, उससे भी कैंडिडेट, उस सीट से भी कैंडिडेट उतारे गए शिवसेना की तरफ से।
तो सवाल तो सवाल जेन्युइन है क्योंकि संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के पुराने चेहरे हैं और अगर पार्टी कोई भी पार्टी अगर अलायंस में लड़ रही है चुनाव लोकसभा में तो कम से कम पार्टी में अंदर बातचीत होती है। ये बिना बातचीत किए अगर आप कैंडिडेट्स उतारेंगे तो इसका एक बड़ा नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो अभी बाहर नजर आ रहा है कि भाई देखो बिहार में भी बात नहीं बनी, इधर दूसरे साइड में भी बात इनकी बनती कहीं नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र जो बचा कुचा था वहां पर भी इन्होंने अपनी भद पिटवा ली है। प्रीति जी एक चीज मुझे बता दीजिए आप, क्या किसी कैंडिडेट से शिवसेना उद्धव ठाकरे जी या माने कांग्रेस के लोग या एनसीपी के लोग क्या किसी कैंडिडेट से बात करते हैं क्या? लेकिन जो बंटवारा होता है, जो पैनल बनाया जाता है, चाहे यूपी शिवसेना बना है, कांग्रेस भी पैनल बना और मानिए एनसीपी तो यही तो संजय निरुपम कह रहे हैं कि आला कमान से बात नहीं हुई है। अब उनको कोई दिक्कत अगर है तो वो अपने पैनल से बात करे ना, कांग्रेस से बात करे ना। तो यही तो कह रहे हैं कि आला कमान ने नहीं कहा था, उनसे बातचीत नहीं, बिना आला कमान से बातचीत किए अपने कैंडिडेट्स दिए गए। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। फराज किदवई साहब, क्या इंडिया अलायंस का हाल ऐसे ही रहेगा? क्या सीट शेयरिंग पर पार्टी एक मत होकर नहीं चलेगी? हमने कई बार अखिलेश यादव के साथ भी ये मनमुटाव देखा था, ये मीडिया में भी है, हमने बिहार में भी ये मनमुटाव देखा है और अभी महाराष्ट्र में भी यही मनमुटाव देखने को मिल रहा है। क्या इस कॉन्सेप्ट के साथ, क्या इस विचारधारा के साथ, इस थ्योरी के साथ इंडिया अलायंस 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? फराज किदवई साहब, जी आप जिस चीज को मनमुटाव कह रही हैं, हाँ। तो मनमुटाव मत कहिए, इसको कहिए डेमोक्रेसी। इंडिया अलायंस में डेमोक्रेसी है, सारे दल अपनी अपनी बात रखते हैं और अपनी अपनी बात रखने के बाद एक कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एनडीए अलायंस की तरह एक ऑटोक्रेसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बात कह दी तो सारे उनके जो अलाय हैं वो सब मानते चले गए और वहां पर आवाज उठाने की जो है वो परंपरा नहीं है। देखिए आप प्रीति जी महाराष्ट्र की बात कर रही थी, आपने खाली पिक्चर का की आधी चीज दिखाई है, दूसरी चीज आपको मैं दिखा देता हूं। महाराष्ट्र में ही पालघर में भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नकली शिवसेना के बीच में जबरदस्त खींचतान जारी है, आप पता करा लीजिएगा अपने सोर्सेज से। ठाणे में भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नकली शिवसेना में जबरदस्त मारामारी है और बारामती में तो हाल ये है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार जी कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को लड़ाऊंगा और दूसरी तरफ विजय शिवतारे पहले से वहां पर अपनी जो है वो दावेदारी किए हुए हैं। नासिक में भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नकली शिवसेना में जबरदस्त खींचतान जारी है। रामटेक में भी यही हाल है। प्रीति जी अब आपको मैं जरा से महाराष्ट्र हो गया जरा गुजरात के भी दर्शन करा देता हूँ। गुजरात में आप पता कर लीजिएगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से भाग करके उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने शरण ली थी तब वहां पर रंजन भट्ट जी को वहां पर टिकट दिया गया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वडोदरा से टिकट वापस कर दिया। भीखा भाई ठाकुर साबरकांठा से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उपेंद्र रावत और पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी का टिकट इनके मुंह पर मार दिया। विजेंद्र सिंह और राहुल कासवान ने इनकी पार्टी छोड़ दी और प्रीति जी 4 इनके सिटिंग एमपी जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, सनी देओल और जसबीर कौर इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन पटेल ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, सुनते रहिए, पूरे इंडिया का आपको मैं भ्रमण करा देता हूँ। क्या नाम है प्राची जी, पूरे इंडिया का भ्रमण कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी की सरकार इतनी अच्छी चल रही होती तो गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट इन्होंने क्यों काटा? मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का इन्होंने अरे आप अपनी अलायंस की बात कीजिए ना। मेरा नाम फराज किदवई साहब, मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं आपको बता दूं आप अपनी पार्टी नहीं, कोई भी राजनीतिक दल या फिर प्रवक्ता अपनी पार्टी का ठेका लेगा, गिरेबान में झांक कर देखेगा। अभी की मीडिया के सामने, कैमरे के सामने 17 सीटों पर उम्मीदवार शिवसेना गुट ने निकाला है। तो सवाल, और आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है। संजय निरुपम सामने आकर कह रहे हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी से हुआ है। प्रीति जी मैं इसलिए बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की और भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी की। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपने एक बार 5 सेकंड भी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नेशनल अनडेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में कोई बात नहीं कही। तो विपक्ष में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के
कैंडिडेट से, मैं प्रवक्ता से पूछूंगी ना सर, मैं तो अभी आपकी पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ। नहीं प्रीति जी, क्यों हमारी आप- पार्टी में सब कुछ आपकी ठीक है। पार्टी- और ये देखिए सब कुछ ठीक है। अभी मैंने कहा संजय निरुपम, हमारे साथ यश श्रीवास्तव बैठे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। फराज किदवई कह रहे हैं कि जो भी हुआ लोकतांत्रिक ढंग से, डेमोक्रेसी के तहत हमारी अलायंस में चीजें होती हैं। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के पुराने चेहरे हैं, पार्टी के लिए स्टैंड लिया संजय निरुपम ने कई बार। वो नाराज है, कह रहे हैं अच्छा ठीक है। सत्यपाल मलिक जी क्या बोलते हैं? यश श्रीवास्तव उस पर बोल दिए। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी कांग्रेस तो जम्मू पार्टी कश्मीर के के गवर्नर थे ना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं उनसे सवाल पूछ। फराज जी मैं आपके पास आऊंगी। यश श्रीवास्तव, क्या डेमोक्रेटिक ढंग से 17 सीटों पर शिवसेना ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और क्या बातचीत की गई है राहुल गांधी के साथ, आला कमान के साथ, उसके बाद कैंडिडेट्स दिए गए हैं? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि खुद संजय निरुपम कह रहे हैं कि आला कमान से कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अपने मन से पार्टी ने ये किया है। इनफैक्ट वो जिस सीट से दावेदारी कर रहे थे वहां से भी शिवसेना ने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो क्यों ना नाराज हो यश श्रीवास्तव? प्रीति जी, बहुत सारी बातें आपको मुझसे पहले दो सज्जनों ने बताई हैं, उसके बाद भी मैं आपकी बात में से 2-3 शब्द पकड़ के मैं आगे बोलता हूँ। एक बात आपने कही कि जो एक तरह से कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की राय सुननी चाहिए, यही आपने कहा हिंदी में। ये संजय निरुपम कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता। ये आप भी कह रही हैं संजय कि सभी निरुपम से सलाह मशवरा होना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। नहीं, अभी आप इस डिबेट में कह रहे हैं। मैंने पहले बाइट चलाई है यश श्रीवास्तव, हाँ। तमाम बड़े अरे तो लीडर्स मैं की, उसके बाद मैंने बिल्कुल उनकी बात बातों कर को रहा हूँ आगे भाई। रखा है जी। बल पार्टी संजय निरुपम की जो बोली है मैं उसको आगे दोहरा के फराज किदवई साहब से भी नाम लेके सवाल किया, जवाब देंगे तब नेता हैं, वही दे रहा हूँ। हाँ, आपने ये तो अभी कहा है ना कि संजय निरुपम पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो वरिष्ठ नेता तो जेपी नड्डा भी हैं, उनका हाथ पकड़ के एक तरफ फेंक देते हैं लोग, नहीं धक्का दे देते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो देखिए, बात ये है कि यदि आप घटक दलों की सुनवाई की बात करती हैं कि कौन किसकी सुन रहा है नहीं सुन रहा है, तो बीजेपी ने नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। किस पार्टी से सलाह मशवरा हुआ है, क्या हुआ है, क्या सलाह हुई है? उसके बाद आसाम में इनका एक साथी दल है, वो ऐसा मिला है नोटों पर सोता हुआ। अब ये जो इसके ऊपर नोट चिपके हुए हैं, यही लाके मीडिया को दे देगा वो प्रचार के बिल के बदले में। और उसके बाद मतलब आपके पास जवाब नहीं है तो मीडिया, आपके पास जवाब नहीं है तो मीडिया, मतलब कुछ नहीं है तो मीडिया, मतलब आप लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं बचा तो मीडिया। अरे मेरे पास है फैक्ट, आपकी ही रिपोर्ट में। अभी जब आप कह रही हैं कि संजय निरुपम जी को आपने बोला कि पर्ची बना के मीडिया को ऐड दे देंगे, बताइए। नहीं, पर्ची आपने दिया है ऐड, आपने दिया है हमारे चैनल को या किस चैनल को दिया? किस चैनल को दिया आपने पर्ची बना के? किस चैनल को दिया आप लोगों ने पर्ची? कौन से चैनल को दिया आपने? पर्ची मैंने कहा ही नहीं है। हाँ, मैंने पर्ची शब्द नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि भाजपा और एनडीए के ये भ्रष्ट घटक दल के नेता जो नोटों पे सो रहे हैं, यही चिपका हुआ नोट लाके सब प्रचार में दिल लगा देंगे और मीडिया में भी देंगे। आपने कहा था आप लोग भी देंगे, जहां मन करेगा वहां देंगे। आपने बोला, आपने दिया है इसका मतलब, आपकी पार्टी ने दिया है इसका मतलब, जहाँ फंसेंगे वहाँ जवाब नहीं देंगे। मेरा आदमी नहीं है ना प्रीति जी, जो आदमी ऐसा सो रहा है नोट चिपका के, वो मेरा अभी तो आपने कहा था, उसके बाद साथी है, वो बीजेपी का साथी। ठीक है, रुचिका अग्रवाल कह रहा हूँ आपसे जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ही की इस रिपोर्ट में और सब में हम सब ये कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए संजय निरुपम जी ने कोई आपत्ति उठाई भी है, लेकिन हमारे अलायंस में पूरी तरह से सब लोग एकमत हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि कोई छोटा मोटा मनमुटाव, मतभेद, कोई बात उठती भी है तो वो भी उसको सुलझा लिया जाए। ठीक है। अब इसके अलावा आपको किदवई जी ने इतने सारी बातें बताई हैं, उन पर भी प्रकाश डलवाइए। और रहा सवाल अलायंस रुचिका अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी, रहने का, रुचिका अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, कहा यह भी जा रहा है कि संजय निरुपम नाराज चल रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं जा रहे, बुलावा तो नहीं आ गया। खटपट आनंद दुबे यूबीटी के नेता, वो भी कह रहे हैं। रुचिका अग्रवाल जी, आवाज आ रही है मेरी? लोकसभा देखो आ रही है सवाल, आ रही है, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है, बोलिए जी। देखिए, लोकसभा चुनाव में एनडीए को रोकने के लिए एक गठबंधन बना और वो हम शुरुआत से देख रहे हैं, उछलता जा रहा है। पहले दिन
से हमें क्या है, और आज भी बिखराव की हमें सब जगह नजर आता रहता है। और एक महाविकास खंड होता चला गया, फिर अलग अलग पार्टियां जो अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं और एक दूसरे ही उनकी अपनी औकातें दिखा रही हैं। उद्धव ठाकरे जी ने भी शिवसेना यूबीटी में 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और कांग्रेस ने एक कांग्रेस नेता ने यूबीटी उम्मीदवार को ही खिचड़ी चोर भी कह दिया। अब एनडीए आप भी गठबंधन के लिए भागे भागे फिर रहे थे पहले अम्बेडकर जी भी, और उन्होंने भी अपना हाथ लिए। उससे क्या नजर आ रहा है? जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, एक बार टेक्निकल टीम से जरा संपर्क मैं चाहूंगी कर लें आपसे। मनीष गुप्ता जी, कई सारे सवाल जो इंडिया अलायंस है उसके ऊपर, लेकिन सवालों के जवाब में सीधा ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, उनसे बेहतर हम कर रहे हैं और जीतेंगे। साथ ही ये भी कि संजय निरुपम सांठगांठ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जाने के लिए, इसीलिए अब मनमुटाव की स्थिति आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, और ये घटक नाव के सब्जी हो गई कि बाहर के व्यक्ति आके काट रहा है। अरे भाई, स्थिति ये है कि आप लोगों में आपस में नहीं बन रही। आप सब जो घटक दल ऐसा कर रहे हैं उनमें मौका परस्ती दिख रही है। ये दिख रहा है कि एक दूसरे के सिद्धांतों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, कोई किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। जब टिकट में ये हाल है तो जीतने में क्या हाल होगा? ये कौन कितना वोट ट्रांसफर कराएगा, और ये जीत गए तो इनमें से कौन कौन बीजेपी के गोद में जाके नहीं बैठेगा? क्या गारंटी है पूजा जी, प्रीति जी? समझ में ये नहीं आता कि प्रकाश अंबेडकर साहब अगर कुछ मांग रहे हैं तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं दे देते? पहले तो बड़ी गलबैयां करते थे। और मजे की बात है, जिस सीट पर संजय निरुपम लड़ रहे हैं, सालों से लड़ाई कर रहे हैं, वो नाराज है शिवसेना से। और आपको बता दूं, लोगों को याद दिला दूं, यहाँ पर ज्यादातर लोगों को याद नहीं होगा, ये संजय निरुपम भी पुराने शिवसैनिक हैं। 20-25 साल पहले शिवसेना से भागकर आए थे और बाला साहब ठाकरे की आंखों की किरकिरी बने रहे थे, और ये वही शिवसेना है। तो पता नहीं उद्धव ठाकरे के मन में वो भाव है कि नहीं है कि ये वही पुराना भगोड़ा शिवसैनिक है। जो भी हो, ईमान, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट मिसिंग है, और जहां ट्रस्ट अगर मिसिंग है तो इनमें नहीं बनेगी। मुझे डर इस बात का है अगर विपक्षी किसी तरीके से फाइट करने की पोजीशन में हो गए तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि ये इनमें से एक एक लोग टूट टूट कर मोदी जी की गोद में ना बैठ जाएंगे। जिस तरीके से पंजाब में अभी 2 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के ट्रांसफर होकर चले गए बीजेपी। ठीक है विश्वेंद्र जी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? बहुत ही गंभीर है प्रीति चौहान जी, ये बहुत गहराई में देखना पड़ेगा। आज पहले चरण का आखिरी दिन है पर्चा भरने का, और आज स्थिति ये है कि ना दिल मिल रहे हैं ना दल मिल रहे हैं इनके, और इनकी स्थिति तो ये आ चुकी है, आपस में लड़ते रहे तो कुर्सी कौन संभालेगा। ये जब शुरुआत थी तो कुछ अंदर की जुबान से नेता बोल रहे थे विपक्ष के कि भाई आपस में ना लड़ो, नुकसान हो जाएगा। जिसका इन्होंने नुकसान देखा है, नीतीश कुमार जी उसी लड़ाई की वजह से बाहर चले गए। वो कुर्सी संभालने की हिम्मत कर रहे थे कि विपक्षी कुर्सी मैं संभालूंगा या संभालने के लिए मैं सपोर्ट करूंगा। तो वो स्थिति है कि आपस में लड़ते रहेंगे तो कौन देश संभालेगा, आपस में लड़ते रहेंगे तो कौन कुर्सी संभालेगा। तो विपक्ष तैयार हो गया था, सिस्टम बन गया था, लेकिन वो खराब हो गया और बिखर गया। आज भी स्थिति ये है, अभी भी सुधार कर सकते थे। क्योंकि मैं 2-3 घटनाएं बताना चाहूँगा। एक घटना, नीतीश कुमार के जाने से बहुत भारी नुकसान हुआ विपक्ष को, बहुत भारी नुकसान जिसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। उधर वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के जाने से नुकसान हुआ, उधर टीडीपी के साउथ में जाने से नुकसान हुआ। तो ये सारी संभावनाएं मजबूती थी विपक्ष के लिए, लेकिन उसके सबक से, उसकी घटना से भी कोई सबक नहीं लिया। और आज स्थिति फिर दोबारा ये है कि इस समय भी समझौते नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे दोस्त गुप्ता जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि आप सहमति सिद्धांत पे नहीं चल रहे, कुछ तो समझौता करें। आप उम्मीदवार भी घोषित कर रहे हैं, 17-17, 18-18 मीटिंग कर रहे हैं आप। मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहूँगा, 48 सीट है, 48 मीटिंग हो चुकी है इस महाराष्ट्र में।
आप विपक्ष की कभी शरद पवार जी के यहाँ पर, कभी उद्धव ठाकरे जी के यहाँ पर, ठीक तो है। मीटिंग के बाद हो क्या रहा है, छोटे से विपक्ष बिखर रहा मीटिंग है के बाद अभी। हो क्या रहा है, विपक्ष और बिखरता जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। तमाम विपक्ष जितने हमारे साथ प्रवक्ता हैं उनसे हम सवाल करेंगे, जवाब भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते कहीं मच जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। डिबेट में वापस चलेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान। फराज किदवई साहब, अपनी बात को पूरी कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ रौजिका अग्रवाल शायद अभी तक नहीं जुड़ी हैं। फराज साहब बोलिए। प्रीति जी देखिए, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी ने पूरी कायनात की ताकत लगा दी थी कि किसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला जो है वो हमारे और आपके और जनता के सामने ना आए। देखिए क्या है कि मैं क्यों बार बार इनको भ्रष्टाचारी बोल रहा हूँ कि एक तरफ तो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रीति जी, आपने नवीन जिंदल जी का नाम सुना है क्या? बिल्कुल सुना है। ये नवीन जिंदल जी वही हैं जिनको ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के लोग कोयला घोटाले का आरोपी बनाते थे, और नवीन जिंदल जी 1 घंटा पहले उसी बीजेपी को ज्वाइन करके वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं और फिर उनको कुरुक्षेत्र से टिकट भी मिल जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है ये बेसिकली बात करते थे प्रीति जी कि कांग्रेस मुक्त भारत की, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस युक्त भारत जरूर हो गई है, क्योंकि आप अपनी रिसर्च टीम से एक एनालिसिस करवा लीजिएगा और देखिएगा कि पूरे देश में इनके कितने एमएलए 40% के आसपास तो कांग्रेस पार्टी से आए हैं। ये नवीन जिंदल जी को भी टिकट देंगे जिनके लिए बोलते थे कि कोयला तो घोटाले कांग्रेस पार्टी से लोग आ क्यों रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना। आखिर कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या कल है, कौन सी मुसीबत है कि लोग भाग के बीजेपी में आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने भी ये भी बयान दिया था कि भले ही कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट उतर जाए, आपने भी अभी बोला है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जा रहे हैं, वो कह रहे जीत भी गए कांग्रेस पार्टी के एमपीज तो वापस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और बम्पर वोटिंग से जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी एज अ पीएम ये लास्ट टेन्योर है उनका प्रीति जी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई आप अपने हाथ में ले लीजिए प्रीति जी, उसके बाद में आप आधी भारतीय जनता पार्टी आप तोड़ दीजिएगा, बाकी राजनेता तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचारी जनता पार्टी देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अब आप कहिएगा कि साहब आप जो है विपक्षी लोग हैं, आप लोग बात में लोकतंत्र की हत्या बोलते हैं। अरे साहब मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के बाद बोला कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इसको इंग्लिश, इस मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को आप हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा, जितनी अंग्रेजी मुझे आती है उसके हिसाब से ये हुआ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये सबने देखा है। दूसरी बात प्रीति जी, आवाज आते हैं जो हम लोग बोलते हैं कोलेशन की और सारी बातें, आपको एक मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, चला लीजिएगा अपने। प्रीति जी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी ने एक नया मार्गदर्शक मंडल बनाया है, जिसमें किसको डाला है? मीनाक्षी लेखी को। मीनाक्षी लेखी को किस बात की सजा मिली कि पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर के एक्सपोज कर दिया भ्रष्टाचारी जनता पार्टी को कि बैठ जाओ वरना ईडी तुम्हारे घर आ जाएगी। वरुण गांधी जी को इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, प्रवेश वर्मा जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन जिनके बारे में बात करते थे कि वो बड़े अच्छे मंत्री हैं, बड़े अच्छे स्वास्थ्य काम हुए, उनको वो तो पार्टी का डिसीजन है। मैं आपसे आपके गठबंधन के बारे में पूछ रही हूँ सर। आप तो ठीक है, अच्छा, आपको जानकारी, जो है वो तो जवाब पार्टी के प्रवक्ता देंगे ना, मैं थोड़ा ना पार्टी प्रवक्ता हूँ सर। मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। ब्रेक के बाद आने के बाद मैंने सीधा आपका रुख किया कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार जरा आपका मैं पक्ष सुन लेती हूँ, लेकिन आप वापस वही बात गिना रहे हैं। मैं इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल क्या स्थिति है, अगर आप क्लियर करें फराज किदवई साहब तो ये अच्छा होगा। प्रीति जी, इंडिया अलायंस में सब कुछ इंटैक्ट है और थोड़ी बहुत आवाजें ये जो आप बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो डिस्कशंस होते हैं, वो देखिए इतना बड़ा देश है जहां पर इतनी ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, थोड़ी बहुत आवाजें उठती हैं। वो थोड़ी बहुत आवाजें उठती, फराज किदवई साहब, थोड़ी बहुत आवाजें हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। डिस्कशंस, बाकी कोई बात नहीं है। संजय द्विवेदी, इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, 350 के ऊपर हम लोग सीटें जीत रहे हैं। लेकिन यही तो बात है ना, यही तो सवाल है सर। इम्पैक्ट है, आप कह रहे हैं एक साथ जुड़ा हुआ है, नजर क्यों नहीं आता? आप देखने का नजरिया है प्रीति जी।
अगर आप देखिएगा तो नजर भी आएगा। यश श्रीवास्तव हाथ उठा रहे हैं, पहले यश बोल रहे हैं, उसके बाद फिर संजय द्विवेदी जी, शिवसेना के प्रवक्ता। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? संजय जी जी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार यश श्रीवास्तव बोल लें। यश श्रीवास्तव। प्रीति जी, यदि आपको यही कहना है कि विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं आप है, लगता है तो ले दे के मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं कह रही हूँ मैं विरोध आपके पीछे नहीं, आप कहें तो मैं किसी और की तरफ बोल देता हूँ। चलिए, मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो गठबंधन में ठीक नहीं है। मुझे ये बताइए, भाजपा में तो उत्तर प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि भाई मैं तो एक कपड़ा पहन के बैठा रहता हूँ, दिन में 4-4 कपड़े थोड़ी बदलता हूँ। ये क्या बात है? क्या इस बात को विरोध नहीं माना जाए? नरेंद्र मोदी को साफ साफ टारगेट कर रहे हैं वो, जो दिन में 36 कपड़ा बदलते हैं, 1,60,000 की तनख्वाह में। ये तो पर्सनल कटाक्ष है, दिन भर में इतने कपड़े बदलते हैं। नहीं पर्सनल नहीं है ये, नहीं पर्सनल नहीं है प्रीति जी। ये जिस दिन ये सारे नेता कुर्सी पर बैठे उस दिन ये जनता मैं कहती हूँ ऐसे वाक्यों से आप लोग मौका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे कैंपेन बनाकर और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। आप लोग मौका दे देते हैं। नहीं, कोई मौका नहीं देते हैं। मौका हमने इनको सड़क पे दे दिया है। इनकी हिम्मत नहीं है जाके सड़क में खड़े होने की। नहीं तो मणिपुर में ये अपने प्रत्याशी उतारते। मणिपुर में क्यों दे रहे हैं? अगर ये इतने बड़े संगठन वाले हैं कि इनके कुछ बोलने से घटक दल कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा, जो 25-26 दल बिना किसी सीट के लिस्टेड है इनके, उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 3-3 राज्यों में ये अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, घटक दलों के भरोसे बैठे हुए हैं और वहां कोई सवाल नहीं हो रहा। ये इनके कोई ड्रग केस में अरेस्ट होता है, कोई लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट होता है, उसके बाद बीजेपी बता के छूट जाता है या फिर पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ये चंदा चोर कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनकी नीतियों को देश के खिलाफ बताता है। क्या देश में राजनीति में चुनाव में फैसला सिर्फ इस बात से होगा कि ये सबके सब एक लाइन में सीने पे आड़ा? रोचिका अग्रवाल जवाब देंगे। ठीक है, रोचिका अग्रवाल जवाब देंगी। जल्दी से रोचिका, आपने कई सारे जवाब सुने होंगे। जी करते हुए कि जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो बेल पे छूटे हुए हैं, वो भाजपा के नेतृत्व के बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत कमाल की बात है। चौकी चोर है से लेके मोदी जी परिवारहीन है, उस बात पे के ऊपर उल्टी ही मांगनी पड़ती है कोर्ट में सबके सामने। फिर भी इनको सबक नहीं था। हर बंद में इन्होंने यूपीए का जो बनाया उस यूपीए को तो क्योंकि इतना ज्यादा उसमें भ्रष्टाचार हो चुका था, उसका नया नाम इन्होंने रखा। बैंक हो जाते उसके बाद उसका नाम रख दिया जाता है। तो इतना ज्यादा इनके ऊपर ओवरलोड हो चुका था भ्रष्टाचार का, स्कैम का, कि उसके बाद उन्होंने अपना एक नाम रखा इंडिपेंडेंट ... और वो जो ... है वो लगातार हमें सबके सामने पहले दिन से नजर आ रहा है। नाम के ऊपर आर्गुमेंट को लेके, बहसबाजी को लेके आज तक हर जगह तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाजपा के लिए हमारे माननीय हमारे चीफ नेतृत्व है, उनके बारे में कुछ कटाक्ष कर रहे थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक समय में राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, जो कि आजकल क्षेत्रों में, राज्यों में उन लोगों की पिछलग्गू बन के घूम रही है। वो लोग जो 400 से 40 पे आ गए, वो लोग हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ नेता है, नेतृत्व है, नीति है। पूरे इंडी गठबंधन में कहीं ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। इनका सिर्फ एकमात्र रीजन था गठबंधन में आने का, मोदी जी को हराना है। उसके अलावा ना इनकी विचारधारा मिलती है, ना इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई एक नेता है, ना कोई नीति है, कुछ नहीं है। संजय द्विवेदी जी जो लोग इमरजेंसी जिन्होंने लगाया। लेकिन प्रीति जी आपने बड़ी अच्छी बात अभी कही। आप लोग सुन पा रहे हैं प्रीति जी? हाँ ठीक है, बोलिए संजय द्विवेदी। भाजपा को रोक दीजिए। हाँ, रोचिका जी की बात समझ में आ रही। रोचिका जी रुक जाइए, आपकी आवाज है ना बहुत क्लियर नहीं है, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। एक बार जरा कांटेक्ट कीजिए आप। मैं टेक्निकल टीम से एक बार फिर से आग्रह करूंगी आपसे बातचीत करें। हाँ बताइए संजय द्विवेदी। प्रीति जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस लिए सर? ऐसे फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, धन्यवाद भी फ्री में दे रहे हैं आप, क्या बात है? नहीं, धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी हमारा इंडिया गठबंधन जो है साल भर पहले बना, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे उनके पास गठबंधन नहीं है, ना कोई कन्वेनर है, ना कुछ है। आप देखिए उस गठबंधन के बाद महाराष्ट्र में और जगहों पे कितनी मारामारी है टिकट लेने के लिए,
और भाजपा में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, एनडीए में कहीं नहीं दिखाई पड़ रही बात हमारी। वो तो क्यों? कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं दिखाई दे रही है। सुन लीजिए, हाँ बोलिए। सुन लीजिए, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। क्यों कि आज जनता के बीच में तो मेरा जो ऑडियो इंडिया नहीं है। आपकी आवाज आ रही है यश श्रीवास्तव, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा रुक जाइए या संजय द्विवेदी जी को बोलने दीजिए। जो इंडिया गठबंधन जो क्या है, जो इंडिया गठबंधन का जो विचार पहुंचे हैं, जो लोकतंत्र है और इसको खत्म करने के लिए हम भाजपा हटाना चाहते हैं। तो आज देखिए कैंडिडेट को 3 कैंडिडेट मिलने लगे, ये बात अच्छी होती है मैडम। किसी भी पार्टी से कहीं पे भी जब किसी गठबंधन में इस तरह का झगड़ा हो तो बहुत ही अच्छा रहता है कि हाँ, उससे पता चलता है कि गठबंधन की जो पब्लिकली कितनी साथ, क्योंकि वो तभी सांसद चाह रहा है या विधायक चाह रहा है कि हमको सीट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा। जब जहाँ पे ये होता है कि हम जीतेंगे नहीं, जैसे भाजपा में बहुत से लोग पार्टियां, बहुत से लोग हटा दे रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी हम मार्गदर्शन का बात कर रही थी कि उनको मार्गदर्शन में लिया गया। जो जहाँ ऐसी होती है वहाँ ठीक है, मनीष गुप्ता जवाब। मनीष गुप्ता जवाब। शिवसेना, एनसीपी, हमारे वर्तमान कांग्रेस, इतना गठबंधन मजबूत है, उसका उदाहरण मैं दे दूंगा। कहाँ मजबूत है सर? नहीं, टीएमसी भी साथ में है, पूरे बंगाल में कैंडिडेट्स टीएमसी ने उतार दिए हैं। कहाँ कांग्रेस को आप लोगों ने एक जगह भी कांग्रेस के प्रत्याशी मुझे बता दीजिए आप, अधीर रंजन जी को छोड़ के। इससे पहले जितने भी चुनाव हमारा मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी जी, मैं ये बड़े प्रशंसा के शब्दों में कहूंगा, इनका कॉन्फिडेंस बेहद जोरदार है, गठबंधन बहुत मजबूत है। क्या इन्होंने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया है? अभी सिर्फ टिकटों की बात है। जहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा पूरे में आपस में फूल पड़ेगी। अरे भाई, मायावती एनडीए के साथ नहीं है। अरे आप चिल्ला लो फिर। अरे बौखलाने से कुछ नहीं होगा महोदय, बौखलाने से नहीं होगा, सुनने से बात बनेगी। अरे अपनी कमजोरी समझोगे तो परेशानी दूर होगी। आपकी परेशानी ये है, अरे पंडित जी चिल्लाना बंद करिए, अरे पंडित जी चिल्लाना बंद करिए, इस बात को सुनिए पहले बहुत ध्यान से। अच्छा भाई, 500 आएंगे, 575 आएंगी सीटें। मैं बोल रहा हूँ, अरे आपकी सीटें 675 आएंगे। तुम जाओ 1 मिनट, शांति कर लो। अब मेरा कहना ये है, क्या 675 का आंकड़ा के बीच में मुझे भी नहीं 600। अरे भाई रुक जाओ यार, कहने दो मेरे को भी। प्रीति जी, अभी थोड़े दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा हम मोदी जी के खिलाफ कहाँ हैं। बड़ी रैली में चिल्ला कर बोल रहे थे, खुला इंडिकेशन दे रहे थे मोदी जी को, मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। अरे यार, लो आप कह लो। अच्छा मनीष गुप्ता को बोलने दो। अच्छा मनीष गुप्ता भी बोल लें। अच्छा ठीक है संजय द्विवेदी जी, मैंने आपको समय दिया है, मनीष गुप्ता भी बोल लें। मनीष गुप्ता भी बोल लें, ओवरलैप करेंगे समझ नहीं आएगा। शिवसेना के सुप्रीमो माननीय उद्धव ठाकरे जी खुलेआम इनवाइट कर रहे थे, और न केवल वो कर रहे थे, उनको सुपुत्र भी कर रहे थे। मोदी जी ने हाथ नहीं बढ़ाया, बीच में क्या बात हुई नहीं पता, पर तब से कनेक्शन टूटे हुए हैं। मुझे तो इस बात पर पक्का संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं है उद्धव ठाकरे जी को वहां छोड़ा हुआ है। क्या विपक्षियों को भटकाते रहो, महाराष्ट्र रीजन को ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहो, बाद में आपको कभी भी मंत्री बना लेंगे। और मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में ऐसा संभव है, क्योंकि अल्टीमेटली शिवसेना की जो विचारधारा है वो भाजपा की विचारधारा है। विश्वेंद्र कुमार जी क्या और कहेंगे? सिर्फ इतना है, विश्वेंद्र कुमार जी क्या कहेंगे? से मिल गए थे। हाँ ठीक है, ठीक है 10 सेकंड ले लीजिए। मनीष गुप्ता जी की संजय द्विवेदी जी 10 सेकंड। मोदी जी ने आज इन्हें भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं दिए, ये माननीय बाला ठाकरे संस्कार है। माननीय उद्धव ठाकरे जी सब बैठे हुए चलिए विश्वेंद्र कुमार जी जल्दी से एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद डिबेट में वापस चलेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। ईडी को मिला जो जवाब है उसमें हम बता दें कि ईडी को
3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी, ये कहा जा रहा है। ईडी रिमांड के खिलाफ अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई आपको बता दें 3 अप्रैल को होगी। ईडी ने केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि फैसला आना था और समय तकरीबन 5 साढ़े 5 के आसपास, और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल के लिए फौरी तौर पर राहत मिलते नजर नहीं आ रहा। ईडी को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है 3 अप्रैल को। मामले की अगली सुनवाई, ये नई डेट दी गई है कि 3 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल के लिए कोई राहत नहीं है। वापस डिबेट में चलेंगे विश्वेंद्र कुमार जी। मनीष गुप्ता जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं और ये मानना पड़ेगा विपक्ष को, वो आज कुछ भी कहे, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या ये शिवसेना पार्टी, जो भी विपक्ष की पार्टी है, उनको मानना पड़ेगा। अगर वो मजबूती से इकट्ठे होते हैं, अच्छा चुनाव लड़ते तो विपक्ष दिखाई देता, तो उससे अच्छा लाभ होता। ये विश्लेषक हो चाहे पत्रकार हो, चाहते हैं इस बात को, विपक्ष इकट्ठा होता, उससे नाराज ना हो इस बात से। मनीष गुप्ता जी की बात से मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि विपक्ष इकट्ठा नहीं है, जिससे नुकसान विपक्ष का हो रहा है और देश का नुकसान हो रहा है। हम तो चाह रहे थे कि ऐसा माहौल बने। वो एक खबर मिलती है ना चुनाव के बाद, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हम चाह रहे थे कि इकट्ठे होते, कुछ चुनाव लड़ते, कुछ सीटें आती, आने के बाद सरकार बनाते, कुछ तो होता। हमें तो वो भी सुनने को नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। स्थितियाँ ऐसी नहीं नज़र आ रही है। एक तरफ देखना पड़ेगा प्रीति जी, मेहनत का फल मीठा होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। वो पिछले 2019 से लेकर 24 तक जो मेहनत की है, उससे पहले मेहनत की, उससे भी ज़्यादा की उन्होंने 19 से 24 में, और उसका फल है कि गठबंधन के साथ ही जोड़े हैं, एनडीए को मजबूत किया है। फराज किदवई साहब ने गिनवाया है अलग अलग राज्यों में, कह रहे इन राज्यों पर भी देख लीजिए, यहाँ एनडीए कहाँ बहुत मजबूत स्थिति में, लोग वहां भी छोड़ रहे हैं, गठबंधन बहुत ज्यादा स्थिति में, अच्छी स्थिति में नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इस बात को। ये बात नुकसान उनका हुआ है, लेकिन उन्हें अपने आप को संभाला है। संभालने के बाद चुनाव आते आते उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। मजबूत करने से उनको लाभ होगा भविष्य में, और वो सत्ता की तरफ जा रहे हैं। हमें तो संदेह इस बात पे हो रहा है कि लड़ाई अच्छी देखने को मिलती, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। यश श्रीवास्तव कुछ बहुत देर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप बता दीजिए क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति जी, मैंने 3 चीजें दिखाई हैं। 2 वीडियो हैं इनकी पार्टी के चीफ जो जेपी नड्डा जी हैं, इतनी बड़ी रूलिंग पार्टी है, उसके चीफ के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, वो 2 वीडियो में था। तीसरा वीडियो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ प्रेस में बयान दे रहे हैं। तो पार्टी और लोकतंत्र और चुनाव का फैसला केवल ये पार्टी इकट्ठी होकर कितने लूट खसोट कर लेती है, कितना पैसा हड़प जाती है, कितना अत्याचार करती है, उससे नहीं होता है। पार्टी ने चुनाव जीत के सरकार में बैठ के जनता के प्रति अपने दायित्व निभाए या नहीं निभाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी राजनेता के लिए। और रहा सवाल इन हमारे गठबंधन का, तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं सभी लोग कि हमारी पार्टी में कोई भी बड़ा मतभेद नहीं है। छोटी मोटी यदि कोई बात है तो वो शीर्ष नेतृत्व तो सुलझा लेगा, लेकिन आप नहीं, बहुत सारे लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं साहब इसमें बड़ा खराब है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि इनकी पार्टी में क्या हालत है। किदवई साहब आपको बता रहे हैं, संजय। अच्छा, जब सम्मान की बात आपने कर ही ली है तो गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में मैं आपको याद दिलवा दूं। इंटरव्यू में खुले तौर पर उन्होंने कहा था कि जो नए लोग हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, खासकर कांग्रेस पार्टी में जो आ रहे हैं, वो पुराने लीडर्स का सम्मान नहीं करते। वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में, मैं आपको भेज दूंगी लिंक, आप देखिएगा। नहीं आप मत भेजिए, उन्होंने खुल के कहा था। नहीं, मैं कह रही हूँ कि देखिए ये वाद विवाद है, पार्टी के अंदर स्थिति क्या है आपको बेहतर पता होगी। आप भले ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन संजय निरुपम बहुत बड़ा एग्जांपल है जो सामने आके खुलकर कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, फराज किदवई साहब हाथ उठा रहे हैं। फराज जी बताइए। प्रीति जी, आपने अभी गुलाम नबी आजाद जी का जिक्र किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जिक्र करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जरा सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी जिक्र कर दीजिएगा और उनके इंटरव्यूज को भी आप जनता को दिखा दीजिएगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को क्या क्या कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी के साथ साथ सत्यपाल मलिक जी के भी वीडियो का जिक्र कर दीजिएगा और जरा जनता को दिखा दीजिएगा कि सत्यपाल मलिक जी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी
और प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद अगर सतपाल मलिक जी सवाल उठाते हैं तो उन पर भी सवाल उठेंगे। सत्ता में रहते अगर उन्होंने ये किया होता तो जाहिर तौर पर उन पर ये सवाल की उंगलियां नहीं उठती। और मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया उनकी आवाज पे। उन्होंने कहा था कि कैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका अपमान किया जाता है पार्टी के भीतर लोगों के सामने। बोलिए सर। मैं प्रीति जी आपके इंटरव्यू को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप तमाम इंटरव्यू सुब्रमण्यम स्वामी जी के भी देखिए ना, वो आज की तारीख में मौजूदा एमपी हैं। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि विश्वेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन पे पूरे सम्मान के साथ मैं ये बोल रहा हूं बात कि विश्वेंद्र जी ने बोला भी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। मैं इनकी बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को तोड़ने में के लिए। भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है पिछली बार कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को हथियाने के लिए, गिराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में मेहनत करती है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार मिलती है। भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ने में। भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है बाला साहब ठाकरे की, जो इनके सबसे पुराने एलाय थे, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान मनीष गुप्ता जी को तोड़ा, उनके मनीष गुप्ता जी मनीष पार्टी और परिवार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है। ये है कि एक व्यक्ति से पूछी कि भाई तू नंगा क्यों घूम रहा है, तो उसने कहा देखो जी फला आदमी भी नंगा घूम रहा है, ढिमका भी नंगा घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। अरे भाई हमने तेरा पूछा है, तू बता। उसका पूछेगा उसका बताएगा। भाजपा में क्या कमियां है वो जाने दो। अरे भाजपा के लिए भी तो पूछ लो जनता। अरे भाजपा के लिए भी कुछ पूछ लीजिए। आप यहाँ टीवी चैनल में बैठे हुए। अरे उनको बोलने तो दीजिए। नहीं फराज साहब ये गलत है। बहुत सीनियर प्रवक्ता है। जब आप कह रहे थे या संजय द्विवेदी कहते थे तमाम लोग चुपचाप थे, कम से कम उनको भी मौका दीजिए। आप लोग वरिष्ठों के मौका नहीं देंगे। बोलिए मनीष जी। तो यश भाई अभी बात हो रही है कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर, कांग्रेस के बिहेवियर पर। आप जवाब दो कि नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। पर आप उनकी बात को कह रहे हैं कि देखो जी सब लोग गड्ढे में गिर रहे हैं और बड़े गड्ढे में गिरेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए भाजपा गलत करती है, सुब्रमण्यम स्वामी गलत कर रही है, उनका जनता देख रही है, कोई भी गलत कर रहे हैं, हमारा भी आप सुन नहीं रहे हैं। अरे भाई और यदि वो नंगा पूरा जो आप कहानी सुना रहे थे, यदि ऐसा है तो नरेंद्र मोदी केवल गांधी नेहरू की बुराई क्यों करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। हमारे साथ समय वैसे भी हो चला है और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो धीरे धीरे सर पर आ चुकी है, उसके बाद भी इंडिया अलायंस में सब कुछ बेहतर नहीं है। बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग को लेकर के पहले से ही कई सवाल खड़े थे, लेकिन अब जाकर के महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने 17 लोगों के नाम 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित की है, उसके बाद इस घोषणा के बाद जैसे पार्टी के अंदर कलह और बवाल का जो शोर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी इससे कैसे निपटेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आगे आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। 400 पार के नारे के साथ दोनों ही गठबंधन वाली पार्टियां आगे बढ़ रही है। देखना ये होगा कि इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ या गठबंधन के बिना 400 पार का आंकड़ा या जो जादुई आंकड़ा है जिसे छूने के बाद दोनों पार्टियां कर रही हैं, क्या उसे वो टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। देखना ना भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।